बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आज आपका इम्यूनोलॉजी का है लेक्चर और इसका जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन या इसको क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स या क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनके जो मेन फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं और उनके जो फंक्शंस हैं उनमें से हम ज़रा क्विकली गो थ्रू करेंगे। तो लास्टली जो हमने पिछले लेक्चर में हमने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ा और वो जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर था उसको हम कहते हैं वो एक टिपिकल स्ट्रक्चर है। और जो एंटीबॉडी की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनमें से एक टाइप जिसे हम कह लें IgG कहते हैं, तो वो तकरीबन उसका स्ट्रक्चर था वो। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी कि एंटीबॉडी का एक टिपिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। ये फिगर आपको मैंने काफ़ी डीपली स्टडी करवाई थी कि कोई भी एंटीबॉडी का जो मॉलिक्यूल है वो तकरीबन वाई शेप मॉलिक्यूल होता है, सही है। और ये 4 प्रोटीन्स का पे मुश्तमिल होती है ये एंटीबॉडी। और वो जो 4 प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं उनमें से 2 को हम कहते हैं हैवी चेन्स और 2 को हम कहते हैं लाइट चेन। और फिर हर जो चेन है उसके कुछ वेरिएबल डोमेन है और मोस्टली एक ही वेरिएबल डोमेन होता है और मल्टीपल कांस्टेंट डोमेन। लाइट में एक कांस्टेंट एक वेरिएबल होता है और जो हैवी चेन है उसमें ऑन एवरेज या कह लें जो टिपिकल स्ट्रक्चर उसमें 3 कांस्टेंट डोमेन होते हैं और एक वेरिएबल होता है। फिर इसमें एक हिंज रीजन होता है, ऐसी जैसे एल्बो होती है तो उसके अराउंड जो है वो एंटीबॉडी मूव करती है, तो हिंज रीजन। फिर इसका FAB पार्ट है जिस जहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग होती है, इसलिए उसको FAB फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग कहते हैं। और इसका एक पार्ट ये वाला जिसको हम FC पार्ट कहते हैं और ये FC रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती है एंटीबॉडी। तो इस टिपिकल स्ट्रक्चर के बाद जो डिफरेंट अब इसकी कुछ क्लासेस हैं, टाइप्स हैं, वो किस बेस पे हैं वो टाइप्स के तमाम जो एंटीबॉडीज़ हैं उनमें जो हैवी चेन है वो मैक्सिमम 5 तरह की होती हैं और उनको ग्रीक लेटर्स अल्फ़ा, डेल्टा, एप्सिलॉन, गामा एंड म्यू से ज़ाहिर किया जाता है। और हर एक जो हैवी चेन है वो एक सेपरेट जीन से एनकोड होती है। ठीक हो गया। और जो लाइट चेन है उसकी ओवरऑल 2 टाइप्स होती हैं, कैपा एंड लैम्डा। और अगेन इसके भी 2 सेपरेट या डिस्टिंक्ट जीन होते हैं, तो वो जीन जो है 2 तरह की ही लाइट चेन को इनकोड करते हैं या उससे उसकी ट्रांसक्रिप्शन एंड लेटर ऑन ट्रांसलेशन होती है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि देयर आर 5 हैवी चेन्स एंड 2 टाइप्स ऑफ लाइट चेन। तो किसी भी एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में जो है वो ओवरऑल 10 कम्बिनेशन पाए जा सकते हैं, 5 हैवी चेन और 2 लाइट चेन के साथ वो 5 × 2 यानी कि 10 कम्बिनेशन हो सकते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि किसी भी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में या तो कैपा लाइट चेन होगी या फिर लैम्डा लाइट चेन होगी। तो ये ओवरऑल 10 कम्बिनेशन होते हैं और रीज़न मैंने आपको बताई कि दे आर इनकोडेड बाय सेपरेट या डिफरेंट जीन्स। तो हैवी चेन की जो 5 टाइप्स हैं उन्हीं की बेस पे 5 इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस होती हैं और उनको हम उनकी हैवी चेन के नाम से ही उनके नाम रखे गए हैं। अगर हैवी चेन अल्फ़ा हो उनके अंदर तो उसको हम IgA कहते हैं, और अगर डेल्टा हो IgD, फिर एप्सिलॉन से IgE, गामा से IgG और फिर म्यू हैवी चेन हो तो उसमें उसको IgM कहते हैं। तो अब ये जो टाइप्स हैं या क्लासेस हैं इनमें से IgG और IgA ये 2 ऐसी कह लें क्लासेस हैं जिनकी फर्दर सब क्लासेस भी हैं, ठीक है, यानी इनकी सब टाइप्स भी हैं। तो ह्यूमन, एनिमल की डिफरेंट स्पीशीज इनमें इनकी टाइप्स हैं, किसी में टाइप्स नहीं भी हैं, तो कह सकते हैं हम इनमें स्पीशीज वेरिएशन है। ठीक है, जिन स्पीशीज में इनकी सब टाइप्स या इनकी सब क्लासेस नहीं है तो उनमें टाइप तो एक ही होगी लेकिन उनकी स्ट्रक्चरल वेरिएशन है उनमें। स्पेशली जो इनका हिंज रीजन मैंने बताया था
उस रीजन की बेस पे आईजीए जो है इसकी हिंज रीजन में वेरिएशन की वजह से इसकी फर्दर सब टाइप्स हैं। तो इसको ब्रीफली समराइज करने के लिए ये एक टेबल है, इसको अगर आप गो थ्रू करेंगे कि जैसे आप देखेंगे स्पीशीज ह्यूमन में जो आईजीजी सब टाइप है, आईजीजी जो क्लास है इम्यूनोग्लोबुलिन की, उसकी 4 सब टाइप्स हैं। डॉग में भी 4 हैं, लेकिन कैट में 3 है। हॉर्सेस में 7 सब क्लासेस हैं। काऊ में 3, शीप में 3, फिर पिग में 4 हैं, लेकिन सब टाइप 2 की भी फर्दर 2 टाइप्स हैं। रोडर्स में 3 टाइप्स हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आईजीजी की डिफरेंट सब क्लासेस हैं। उसी तरह आईजीए जो है ये ह्यूमन में इसकी 2 सब टाइप्स हैं या सब क्लासेस हैं। बाकी जो दूसरे एनिमल्स हैं उनमें जैसे कैट या हॉर्स, उनमें तो अभी रिकग्नाइज नहीं हुई। जिनमें रिकग्नाइज हुई है कोई वेरिएशन तो वो क्या है कि डॉग हो गया, शीप हो गई, पिग हो गई, इनमें अलीलिक वेरिएशन है। तो अलील की डेफिनेशन मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको बताई थी कि अलील क्या होता है, बेसिकली अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। यानी एक जीन सब में एक ही पाया जाता है, लेकिन उसके जो है न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंसेस होंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, जेनेटिक वेरिएशन होगी, तो उससे वो जो अमाइनो एसिड इनकोड होते हैं या प्रोटीन जो प्रोड्यूस होती है उसमें भी वेरिएशन आती है। तो आईजीए के हिंज रीजन में जो कह लें न्यूक्लियोटाइड वेरिएशन पाई जाती है बिटवीन डिफरेंट एनिमल स्पीशीज, तो उसकी वजह से उसके डिफरेंट अलील्स हैं, तो उसकी वजह से उसके फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी डिफरेंट हैं। तो ओवरऑल जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि सब क्लासेस किस किस एंटीबॉडी की हैं और वो किन एनिमल में ये ऐसी पाई जाती हैं। तो इसको फर्दर हम अगर देखें तो आईजीजी का जैसे मैंने बता दिया कि ह्यूमन में देयर आर 4 सब क्लासेस, और फिर जो हॉर्सेस है उसमें 7 सब क्लासेस हैं उसकी। और जो आईजीए है उसकी ह्यूमन में जो है वो 2 सब टाइप्स हैं और उसके जीन भी 2 हैं, यानी 2 जीन जिनको आईजीएचए यानी इम्यूनोग्लोबुलिन हैवी चेन जीन ए, उसको एब्रीविएट करते हैं आईजीएचए। तो 2 आईजीए की हैवी चेन के जीन है, जिसकी वजह से 2 टाइप की ही सब क्लासेस होती हैं। उसके मुकाबले में जो रैबिट्स हैं उसमें इस तरह के 30 जीन्स हैं, तो उसी तरह 30 सब क्लासेस हैं, 13 सब क्लासेस हैं। जबकि उसके मुकाबले में जो बाकी एनिमल्स हैं उनमें एक ही जीन होता है जिसको आईजीएचए कहते हैं, लेकिन उस जीन के जो हिंज रीजन है उसमें जेनेटिक वेरिएशन की वजह से उसके डिफरेंट अलील्स पाए जाते हैं, उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रा आपने याद रखनी है। फिर फर्दर जो है वो ये कि कुछ और भी स्पीशीज स्पेसिफिक डिफरेंसेस हैं एंटीबॉडीज़ के स्ट्रक्चर में। वो कैमल जो है उसके अंदर आईजीजी जो है वो 4 चेन जो एक टिपिकल एंटीबॉडी होती है वो तो है ही, उसके साथ साथ उसके अंदर एक ऐसी एंटीबॉडी आईजीजी की ऐसी सब क्लास भी होती है जिसके अंदर लाइट चेन होती ही नहीं और 2 हैवी चेन होती हैं सिर्फ, यानी 4 की बजाय सिर्फ 2 हैवी चेन होती हैं। तो उसको कहते हैं होमोडाइमेरिक आईजीजी। तो ये कैमल की एक खसूसियत है। फिर चिकन जो है, चिकन में एक बड़ी मेजर वेरिएशन है बाकी सब स्पीशीज से, वो ये कि आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन से मिलती जुलती बल्कि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एक एंटीबॉडी है जिसको आईजीवाई कहते हैं। अब आईजीवाई क्यों कहते हैं उसको, उसकी वजह यह है कि जब उसका जो जीन और उसका सीक्वेंस स्टडी किया गया तो पता चला कि इसकी जो हैवी चेन का जीन है और उसका जो फर्दर उसकी आगे फिर सीक्वेंस है वो बाकी आईजीजी से बहुत डिफरेंट है, इसलिए उसको एक सेपरेट हैवी चेन का नाम दे दिया गया जिसको अपसिलॉन कहते हैं, यू से अपसिलॉन। ठीक है, तो और उसकी जो चेन है उसको आईजीवाई कहते हैं। तो यानी कि स्ट्रक्चरली वो आईजीजी की तरह की है, लेकिन उसका जो न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट है, यानी कुछ सेपरेट जीन से एनकोड होती है, इसलिए उसका नाम ही आईजीवाई रख दिया गया। तो ये एक
मेजर डिफरेंस है चिकन का विद अदर स्पीशीज। फिर चिकन में या बर्ड्स में ही कुछ कह लें ऐसी स्पीशीज हैं जिनमें IGY के जो स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है। एक तो मेजर डिफरेंस ये है कि IGY जो है वो IgG के बरअक्स इसके 4 कांस्टेंट डोमेन होते हैं। नॉर्मली 3 डोमेन होते हैं कांस्टेंट IgG में, लेकिन जो IGY है चिकन की इसमें 4 कांस्टेंट डोमेन है और हिंज रीजन होता ही नहीं। ठीक है, तो ये ज़रा आपने याद रखना है। अगर आपसे स्पीशीज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिया जाए या डिफरेंस इन दी एंटीबॉडीज पूछ लिया जाए तो ये पॉइंट है जो कि आपको लिखने पड़ेंगे। फिर एवियन की कुछ स्पीशीज में 4 कांस्टेंट डोमेन की बजाय सिर्फ 2 कांस्टेंट डोमेन जो है ना नीचे वाले ये ट्रंकेटेड होते हैं, यानी कि होते ही नहीं, 2 ही डोमेन होते हैं, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। तो उनको क्या कहते हैं? IGY डेल्टा FC, यानी कि ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन Y जिसके अंदर FC पार्ट होता ही नहीं। तो ये भी कुछ स्पीशीज हैं एवियन की स्पीशीज। सही है, तो ये इस तरह के जो डिफरेंशियल कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये बीइंग वेटनरी इम्यूनोलॉजी स्टूडेंट, ये आपको ज़रा पता होने चाहिए। सही है, तो इस टेबल को आप ज़रा गो थ्रू कर सकते हैं। और फिर कुछ जो डिफरेंसेस हैं फर्दर इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस के दरमियान, ये तो मैंने कुछ स्पीशीज डिफरेंसेस बताए जनरल, और कुछ अब उनके फंक्शन के लिहाज से भी डिफरेंसेस हैं, फिर उनके स्ट्रक्चर में भी डिफरेंसेस हैं। जो 5 इम्यूनोग्लोबुलिन की क्लासेस मैंने बताई उनको हम ज़रा गो थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले IgG। तो स्ट्रक्चरली जैसे मैंने पहले कहा तो जो एक टिपिकल स्ट्रक्चर है इम्यूनोग्लोबुलिन का वो IgG का ही मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये एक वाई शेप्ड मॉलिक्यूल होता है जिसके कह लें जिसकी 4 यानी कि चेन्स होती हैं, 2 हैवी और 2 लाइट चेन। वो स्पीशीज डिफरेंसेस जो हैं वो अपनी जगह पे वो मैंने बताया हूँ। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ जो बोली जाती है वो है इनका वैलेंस, एंटीजन बाइंडिंग वैलेंस, यानी कि एंटीजन कितने एंटीजन को ये बाइंड कर सकती है IgG। तो ये अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये हैवी चेन और लाइट चेन से मिलकर एक एंटीजन बाइंडिंग साइट बन रही है और इधर एक, तो ये ओवरऑल 2 एंटीजन और उसके या एपिटोप्स को ये बाइंड कर सकती है। तो इसको हम कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग वैलेंस। तो IgG जो एंटीबॉडी है इसका एंटीजन बाइंडिंग वैलेंस कितना है? 2। सही है, तो ये जरा चीज ध्यान में रखनी है। फिर जो स्ट्रक्चर है इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो तकरीबन इसका है 150 किलो डाल्टन। तो ये जो वेट है इससे आइडिया ये लगाया जाता है कि ये जो एंटीबॉडी है वो रिलेटिवली लाइटर इन वेट है, स्मॉलर इन साइज है, लाइक सम अदर एंटीबॉडीज। तो इसकी वजह से ये जो एंटीबॉडी है ये ब्लड से, जब ब्लड मैंने आपको पढ़ाया था इन्फ्लेमेशन में, एंडोथेलियल सेल जो है वो डायलेट होते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन, तो वो फिर ब्लड से कुछ प्रोटीन्स माइग्रेट करती हैं, टिश्यू में जाती हैं। तो एंटीबॉडीज में से सबसे ज़्यादा जो माइग्रेट करती है वो IgG होती है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू में जो फ्लूइड जाता है उसमें IgG सबसे ज़्यादा होती है। और इसके अलावा ये तो है इन्फ्लेमेशन के दौरान ये सूरत, बाकी नॉर्मली भी कहते हैं इन्फ्लेमेशन के बगैर भी एक थोड़ी सी अमाउंट IgG की एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू में मौजूद होती है जो कि एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, तो फंक्शन अब IgG के क्या हैं कि जैसे मैंने आपको बताया जनरली एंटीबॉडी का काम क्या होता है कि एंटीजन के साथ बाइंड करना, टॉक्सिन के साथ बाइंड करना। तो IgG जो है इसका एक फंक्शन क्या है, इट इज एबल टू फिक्स कंप्लीमेंट या एक्टिवेट कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट कुछ प्रोटीन्स होती हैं ब्लड के अंदर जिनका काम एंटीजन को कोट करना और उसकी जो इनगल्फिंग है या फैगोसाइटोसिस है उसको इम्प्रूव करना। तो एंटीबॉडी का भी तकरीबन वही काम होता है। तो लेकिन कंप्लीमेंट जो है वो एक्टिवेट कब होता है, जब वो इसका जो सेकंड लास्ट डोमेन होता है, यानी कि फ्रैगमेंट नंबर 3, कांस्टेंट डोमेन नंबर 3, ये उसके साथ ये कंप्लीमेंट जाके बाइंड होती हैं प्रोटीन और एक्टिवेट हो जाती हैं। फर्दर इसकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर आएगा कंप्लीमेंट का, तो उधर हम पढ़ेंगे।
फिलहाल ये कि आईजीजी जो है वो इट इज़ इन्वॉल्व इन कंप्लीमेंट फिक्सेशन या कंप्लीमेंट एक्टिवेशन। फिर दूसरा ये कि आईजीजी जो एंटीबॉडीज़ हैं दे कैन बाइंड टू सर्टन सेल्स बाय देयर एफसी पार्ट टू एफसी रिसेप्टर्स। और रिसेप्टर किधर किधर होते हैं, ये कुछ सेल के ऊपर होते हैं। तो एफसी रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग ये एक फंक्शन है, उसकी इम्यूनोलॉजी में एक डिफरेंट सिग्निफिकेंस है, वो अगेन नेक्स्ट जब रेलिवेंट होगा उधर हम पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही याद रखें कि आईजीजी कैन बाइंड टू एफसी रिसेप्टर्स। फिर आईजीजी का फंक्शन है कि इट कैन बाइंड एंड न्यूट्रलाइज टॉक्सिन। कोई भी टॉक्सिन बॉडी के अंदर हो, इंजेक्ट हो, कोई जैसे बाइट वगैरह हो जाती है, टिक बाइट या और कोई, तो टॉक्सिन जो रिलीज होते हैं उनको बाइंड करना और न्यूट्रलाइज करना ये आईजीजी का काम है। तो फिर सबसे ज़्यादा जो एंटीबॉडी है सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस में वो आईजीजी होती है। तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई एंटीजन का एक्सपोजर होता है बॉडी को, तो जो फर्स्ट टाइम एंटीबॉडीज बनती हैं, जो फर्स्ट टाइम ह्यूमरल रिस्पांस होता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पांस। अगर वही एंटीजन दोबारा कभी लाइफ में उसका इनकाउंटर हो या कोई वैक्सीन है वो एक दफ़ा दी, उसके बाद फिर हफ्ते 2 हफ्ते बाद दोबारा लगाई, तो उसको हम कहते हैं सेकंड शॉट ऑफ द वैक्सीन। तो जब सेकंड एक्सपोजर होता है एंटीजन का, तो जो एंटीबॉडीज बनती हैं, जो रिस्पांस होता है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में फ़र्क मेनली ये होता है कि प्राइमरी में टाइम ज़्यादा लग जाता है और एंटीबॉडीज़ रिलेटिवली कम बनती हैं, जबकि सेकेंडरी में एंटीबॉडीज़ एक तो जल्दी बन जाती हैं और दूसरा अमाउंट ज़्यादा होती है, शॉर्ट टाइम में ज़्यादा अमाउंट। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस का जो एक डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। और मेन चीज़ ये कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस जो है उसमें ज़्यादा एंटीबॉडीज जो होती हैं वो आईजीजी होती हैं। तो ये डिफरेंसेस आईजीजी के आपको सॉरी जो फंक्शंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये आपको पता होने चाहिए। आईजीजी के बाद जो दूसरी एंटीबॉडी आ जाती है उसको हम कहते हैं आईजीएम। तो आईजीएम एंटीबॉडी जो है इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे ही यानी कि शॉर्टली आप कह सकते हैं कि 5 आईजीजी मॉलिक्यूल मिलके इसको बना रहे हैं। तो या कह लें कि 5 वाई शेप्ड मोनोमर्स आर कंबाइंड टू मेक ए आईजीएम एंटीबॉडी। तो आईजीएम एंटीबॉडी को पेंटामर भी कहते हैं, यानी 5 आईजीजी 5 वाई शेप यूनिट दे आर कंबाइंड। वो कंबाइन किससे होते हैं, जुड़े किससे होते हैं, बाय ए जे चेन। ये एक प्रोटीन है, शॉर्ट प्रोटीन, उसके साथ ये जुड़े होते हैं। और फर्दर इनकी बाइंडिंग होती है बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो कि इनके जो है कांस्टेंट डोमेन नंबर 3 और कांस्टेंट डोमेन नंबर 4 के दरमियान डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए ये 5 यूनिट जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जो पेंटामर स्ट्रक्चर है इसको हम आईजीएम कहते हैं। अब इसका जो 5 यूनिट होने की वजह से इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो तमाम एंटीबॉडीज़ में सबसे ज़्यादा होता है। और अपने ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट और ज़्यादा साइज़ की वजह से ये एंटीबॉडीज़ जो हैं ये मेनली सर्कुलेशन में रहती हैं, ब्लड में ही रहती हैं, क्योंकि वो उनका पेनिट्रेट करना, ब्लड वेसल्स को छोड़ना ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन वो डिफ़िकल्ट होता है एज कम्पेयर टू अदर एंटीबॉडीज़। तो इसको इस तरह याद रखना है, दे आर मेनली फाउंड इन दी सर्कुलेशन। और फिर ब्लड के अंदर जब बैक्टीरियमिया एक कंडीशन डेवलप होती है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन दी ब्लड, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एंटीबॉडी होती है वो आईजीएम ही होती है। तो जैसे मैंने बताया था एंटीजन बाइंडिंग बैलेंस, तो इसका आप देखें तो एंटीजन बाइंडिंग बैलेंस कितना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो 10। इट कैन बाइंड टू 10 एंटीजेंस या एपिटोप्स ऑफ एंटीजेंस। तो इतने ज़्यादा एंटीजन बाइंडिंग बैलेंस की वजह से इट कैन बाइंड टू लार्ज नंबर ऑफ एंटीजेंस या बैक्टीरिया। और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि इट कैन अग्लूटिनेट। अग्लूटिनेशन एक फिनोमिना है इम्यूनोलॉजी में, जब एंटीजन और एंटीबॉडी स्पेसिफिक हों तो वो दे रिएक्ट, दे बाइंड टू ईच अदर एंड देन, अब चूंकि इसका वेट ज़्यादा है तो इट प्रेसिपिटेट, ठीक है, तो नीचे बैठ जाएगी जो भी फ्लूइड होगा, तो
उसकी वजह से वो क्लम्प्स जो बनते हैं उसको हम कहते हैं अग्लूटिनेशन। तो अग्लूटिनेशन की जो प्रॉपर्टी है वो मोस्टली आईजीएम एंटीबॉडीज़ की वजह से होती है। और दूसरा ये कि आईजीएम एंटीबॉडी जो है ये प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में पाई जाती हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम जब एक्सपोजर होता है किसी भी एंटीजन को तो सबसे पहले आईजीएम एंटीबॉडी बनती है। तो अग्लूटिनेशन, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में प्रेजेंस, ये इसके कुछ फंक्शंस हैं। इसके अलावा इट इज़ आल्सो एबल टू फिक्स कम्प्लीमेंट, यानी कम्प्लीमेंट प्रोटीन की जो एक्टिवेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीजन, वो उसमें भी इसका रोल है। और बाकी जो कुछ जो स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, वो मेनली एक तो बता दिया कि ये पेंटामर है, इसके डाइसल्फाइड बॉन्ड हैं जिसकी वजह से ये यूनिट आपस में जुड़े होते हैं, इसमें जे चेन होती है। और फर्दर ये कि इसके जो डोमेन हैं वो 4 हैं, कांस्टेंट डोमेन जो है वो 4 हैं। ये आखिरी वाला वेरिएबल डोमेन एक ही है, मोस्टली एंटीबॉडीज में एक ही होता है, लेकिन कांस्टेंट डोमेन में वेरिएशन है। तो इसके 1 2 3 4 कांस्टेंट डोमेन्स हैं। और इसका जो हिंज रीजन है वो भी नहीं होता, लाइक आईजीवाई जो हमने चिकन की पढ़ी उसमें भी हिंज रीजन नहीं होता, तो इस आईजीएम में भी नहीं होता। तो अब हिंज रीजन की वजह से मोबिलिटी आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल में। तो वो जो मोबिलिटी है वो इसके CH2 और CH3 डोमेन के दरमियान होती है। इसके आईजीएम में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो CH2 और CH3, यानी कि ये CH2 और CH3 के दरमियान जो रीजन है उसकी वजह से इसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो एग्जिस्ट करती है। तो ये तो मैंने आपको इसके मेन फंक्शन बता दिए। तो ये आपने ज़रा कंपैरेटिव इसकी स्टडी करनी है एंटीबॉडीज़ की। आपसे मैंने ऐसे बड़ा सादा सा क्वेश्चन नहीं पूछना कि स्ट्रक्चर लिखें, इसको मैंने कंपैरिजन पूछना है कि आईजीएम और आईजीवाई की कंपैरिजन लिखें। तो इसको इस सेंस में आपने इसको ज़रा पढ़ना है। तो आईजीएम के बाद जो कह लें नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन की क्लास है उसको, तो ये जो एक फिगर है ये भी आप देखें, वो जो अग्लूटिनेशन का मैंने फिनोमेना बताया, तो ये आईजीएम, इसके साथ ये मल्टीपल समझ लीजिए एंटीजन दिखाए तो आरबीसी हैं, लेकिन आरबीसी के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज जब बन जाए किसी इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर में, तो आरबीसी के सरफेस पे जो प्रोटीन्स होंगी दे विल एक्ट एज एंटीजन। तो ऐसे ही समझ लें कि उस एंटीजन के साथ एंटीबॉडीज अटैच हैं। और अब ये जो क्लम्प्स हैं वो इस तरह नजर आएंगे आपको स्लाइड पे। तो इसको हम अग्लूटिनेशन कहते हैं। और एंटीबॉडीज जो है वो किसी इम्यून डिसऑर्डर की वजह से अपने ही आरबीसी के खिलाफ रिएक्ट कर रही हैं। तो एनीवेज इसको आप देखेंगे। और नेक्स्ट जो एक एंटीबॉडी है उसको हम कहते हैं आईजीए। तो आईजीए एंटीबॉडी का जरा ब्रीफली स्ट्रक्चर पहले आप देख लें। वो ये है कि एक तो ये 2 वाई शेप्ड जो मोनोमर हैं, जो यूनिट्स हैं, उनके कंबाइन होने से बनी है। तो आईजीएम की तरह इसमें भी जे चेन है जो 2 यूनिट्स को आपस में जोड़ रही है। और फर्दर डोमेन इसके भी हैवी चेनिक हो रही हैं। हिंज रीजन भी पाया जाता है जो एक टिपिकल स्ट्रक्चर है। एक टिपिकल स्ट्रक्चर को याद करके फिर उसके साथ कंपैरिजन आप करते जाएं और याद करते जाएं कि किस क्लास में कौन सी फीचर्स हैं, कौन से नहीं है और कौन से एडिशनल हैं। तो ये टिपिकल स्ट्रक्चर जो है एंटीबॉडी का वो तकरीबन आईजीए में पाया जाता है, लेकिन वेरिएशन है जे चेन की। तो और दूसरा ये कि 2 यूनिट आपस में कंबाइंड है, तो उसकी वजह से इसका जो एंटीजन बाइंडिंग वैलेंस है वो 4 हो जाता है। और फिर फर्दर क्या है कि ये एक प्रोटीन है जिसको कहते हैं सीक्रेटरी कंपोनेंट। ये इसका एक एडिशनल फीचर है कि ये जो सीक्रेटरी कंपोनेंट है ये इसके दोनों जो मॉलिक्यूल हैं और उसके जो खास तौर पे CH2 कांस्टेंट डोमेन है उससे लेके दूसरे मॉलिक्यूल के कांस्टेंट डोमेन CH2 के साथ जुड़ी होती है और इस दोनों मॉलिक्यूल को रैप अप कर लेती है जैसे चादर ली होती है। तो ये इसका एक फंक्शन है, इसको हम जरा डिटेल में पढ़ते हैं आगे चल के, लेकिन मेनली जरा स्ट्रक्चर ज़हन में हो आपको कि एक जे चेन है, 2 यूनिट हैं और सीक्रेटरी कंपोनेंट है। तो बाकी फर्दर जो आईजीए है इसका
जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये है कि IgA जो है वो मोनोमर फॉर्म में भी हो सकती है और डाइमर फॉर्म में भी हो सकती है, जो अभी मैंने आपको इमेज में दिखाया। तो मोनोमर और डाइमर फॉर्म में जो इसकी एग्जिस्टेंस है दैट डिपेंड्स ऑन एनाटॉमिकल लोकेशन, किसी भी एनिमल में या ह्यूमन में उसकी जो एनाटॉमिकल लोकेशन है उस पर डिपेंड करती है, दूसरा स्पीशीज पे भी डिपेंड करती है। तो ह्यूमन में IgA जो है जो ब्लड में पाई जाती है वो मोनोमर फॉर्म में होती है, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ IgA आर फाउंड विद इन ब्लड सर्कुलेशन एज मोनोमर और एज डाइमर इन मोस्ट डोमेस्टिक एनिमल स्पीशीज। तो ह्यूमन में मोनोमर ब्लड में होती है और एनिमल में ये डाइमर फॉर्म में होती है। और फिर दूसरा डिफरेंस क्या है कि ये जो IgA है ब्लड के अलावा ज़्यादातर जो ये एंटीबॉडी है ये म्यूकोजल सर्फेसिस पे पाई जाती है। म्यूकोजल सर्फेसिस जिसकी एग्जांपल आपने पढ़ी हैं, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट्स हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हैं, मेमोरी ग्लैंड्स हैं, कंजक्टाइवा है। तो सारे जो हैं म्यूकोजल मेम्ब्रेन उनकी सरफेस पे जो फ्लूइड है उसमें जो एंटीबॉडी होती है वो IgA होती है और वो एक्सक्लूसिवली डाइमर फॉर्म में होती है। तो ये डिफरेंस जो है मोनोमर और डाइमर का ये ज़रा पता हो कि सिक्रीशन में डाइमर फॉर्म में और सर्कुलेशन में मोनोमर, लेकिन ह्यूमन में, एनिमल में ये दोनों में डाइमर फॉर्म ही होती है। ठीक हो गया। तो फिर चूँकि ये सर्फेसिस पे होती है और म्यूकोजल सर्फेसिस पे होती है तो ये मिल्क, कोलोस्ट्रम, टीयर्स, बाइल वगैरह में भी ये पाई जाती है। और म्यूकोजल सर्फेसिस पे होने की इसकी जो वजह है वो ये कि म्यूकोजल सर्फेसिस पे जब भी कोई वायरस बैक्टीरिया आके अटैच होके और पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है तो ये एंटीबॉडी उसको उधर ही बाइंड करके उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स या एंटीजन दैट इज वन प्रॉपर्टी ऑफ दिस एंटीबॉडी लाइक अदर एंटीबॉडीज। और ये इट इज़ वीक ऑप्सोनिन। ऑप्सोनिन क्या है? कोटिंग ऑफ एन एंटीजन। तो IgG के मुकाबले में जो IgA है वो रिलेटिवली इसकी जो कोटिंग की प्रॉपर्टी है वो वीक है, वजह इसकी इसका जो स्ट्रक्चर है ऐसे। और दूसरा जो फीचर मैंने आपको बताया था सीक्रेटरी कंपोनेंट का, कि सीक्रेटरी कंपोनेंट क्या है, तो इसको एक इमेज के ज़रिए एक्सप्लेन किया गया है। इसको आप ज़रा ऐसे ही याद रखेंगे कि जहाँ भी म्यूकोजल सर्फेसिस हैं तो उनकी म्यूकोजल या एपिथेलिया की जो बेस है उधर प्लाज्मा सेल पाए जाते हैं, जो बी लिम्फोसाइट की जो एडवांस स्टेज होती है उसको प्लाज्मा सेल कहते हैं, वही एंटीबॉडी बनाते हैं। तो IgA प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होती है, उसके साथ ये एक J चेन लगी हुई है, फिर ये एक रिसेप्टर होता है बेस एपिथेलियल सेल की बेस पे, उसको कहते हैं PIGR या पॉलीमेरिक इम्यूनोग्लोबुलिन रिसेप्टर। उसके साथ ये एंटीबॉडी आके बाइंड कर जाती है, फिर इंटरनलाइज होती है और फिर साइटोप्लाज्म से ट्रांसलोकेट होकर दूसरी साइड पे जो कि लुमिनल साइड है यानी बाहर वाली साइड, उधर ये पहले उसी तरह रिसेप्टर इधर अटैच होता है, फिर उधर से रिलीज हो जाता है। तो पहले वो जो PIG रिसेप्टर है वो एंटीबॉडी के बाइंड होने का काम करता है, लेकिन जब इधर से यही एंटीबॉडी सिक्रीट हो जाती है तो वही जो PIGR है दैट एक्ट लाइक ए सिक्रेटरी कंपोनेंट, जो इसके जो कांस्टेंट डोमेन है उसको रैप अप कर लेता है। तो ये रैप करना, उसको कवर करना क्यों है कि ये एक प्रोटेक्शन है इस एंटीबॉडी को उस एनवायरनमेंट के खिलाफ जो कि म्यूकोजल सर्फेसिस पे होता है। उस सर्फेसिस पे कह लें प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं जो आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़े इनेट इम्यूनिटी के, कि वो एंटीबॉडी को डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उस प्रोटियोलिटिक एंजाइम से ये सिक्रेटरी कंपोनेंट इसके साथ उसकी ये टैगिंग होती है। तो इस टैग की वजह से ये प्रोटीन जो है वो बच जाती है और अपना जो एक फंक्शन है इम्यून सिस्टम में वो ये अदा करती है। तो ये सिक्रेटरी कंपोनेंट और इसका जो सारा प्रोसेस है ये आपको ब्रीफली पढ़ लेंगे इधर से। फिर फर्दर आ जाती है कि एंटीबॉडी जिसको हम कहते हैं IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन E, सॉरी इससे पहले एक IgD थी, ये भी एक एंटीबॉडी है जो कि मोनोमर फॉर्म में ही होती है और मोस्टली ये जो बी लिम्फोसाइट हैं उनकी सरफेस पे पाई जाती है, यानी कि ये सर्कुलेशन में इतनी ज़्यादा नहीं होती एंटीबॉडी, ये मोस्ट ऑफ द टाइम बी लिम्फोसाइट के रिसेप्टर के तौर पे काम करती है। और फर्दर इसमें
आईजीडी के स्ट्रक्चर में डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंसेस हैं। एक तो इसका जो हिंज रीजन होता है वो काफ़ी लेंथी होता है, जिसकी वजह से दिस एंटीबॉडी इज प्रोन टू प्रोटीओलिटिक डिग्रेडेशन। और दूसरा ये कि इसके जो कांस्टेंट डोमेन है उसमें भी डिफरेंसेस है, जैसा कि म्यूरिन आईजीडी जो है इट हैज़ 2 कांस्टेंट रीजन, यानी कि 3 की बजाय 2 कांस्टेंट रीजन होते हैं। उसके मुकाबले में जो दूसरी हैं एनिमल्स, इवन ह्यूमन एंड प्राइमेट्स, उनमें ये 3 कांस्टेंट रीजन जो कि टिपिकल स्ट्रक्चर है वैसे ही होता है, लेकिन यूरिन में 2 कांस्टेंट रीजन होते हैं। और जो मेन इसका जो मैंने आपको बताया फंक्शन वो ये है कि ये इम्यूनो बी लिम्फोसाइट की सरफेस पे पाई जाती है और उधर ही ये बी लिम्फोसाइट के रिसेप्टर के तौर पे काम करती है। और एंटीजन बाइंडिंग बैलेंस इसका आईजीई की तरह 2 ही होता है। और जो लास्टली एंटीबॉडी है आईजीई, ये एंटीबॉडी स्ट्रक्चरली आईजीजी की तरह वाई शेप भी है, लेकिन आईजीएम एंटीबॉडी की तरह इसके जो हैं वो कांस्टेंट डोमेन जो है वो 4 हैं। ठीक है, देयर आर 4 कांस्टेंट डोमेन ऑफ आईजीई लाइक आईजीएम, और हिंज रीजन भी इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता या होता नहीं है। तो ये आईजीई की प्रॉपर्टीज़ मेन बताई मैंने स्ट्रक्चरली। और फिर एक इसका जो कह लें डिफरेंस है बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल, वो ये कि ह्यूमन में आईजीई जो है वो ब्लड में इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं होती, जबकि एनिमल में आईजीई कंसंट्रेशन इज़ हायर इन ब्लड। और इसकी वजह क्या है कि जो ये एंटीबॉडी है वो एंडोपैरासाइट के ख़िलाफ़ जो इम्यून रिस्पांस है उसमें इसका रोल है। एनिमल चूँकि पैरासाइट को ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, वो उनका एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि दे आर मोर एक्सपोज टू दी एंडोपैरासाइट, जो पैरासाइट अंदर पाए जाते हैं एनिमल्स के, एज कम्पेयर टू ह्यूमन। तो इसकी वजह से आईजीई की जो अमाउंट है वो सर्कुलेशन में ज़्यादा होती है। और इसी से ही एक कंसेप्ट मिला इसके रोल का कि ये आईजीई जो है वो पैरासाइट के खिलाफ इम्यूनोलॉजिकल जो फंक्शन है उसमें इसका मेन रोल है। उसके अलावा आईजीई जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो हाइपर सेंसिटिविटीज़ हैं, जिसको हम कहते हैं एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शन इसकी एक अलग लेक्चर भी है, तो लेकिन उन जो एलर्जिक रिएक्शन है हाइपर सेंसिटिविटीज़, उसकी तकरीबन 4 या 5 टाइप्स हैं। उनमें एक जो टाइप है उसको हम कहते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये जो हाइपर सेंसिटिविटी है उसके अंदर आईजीई एंटीबॉडी का रोल है। और एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटीज़ को हम एलर्जिक डिजीज़ भी कहते हैं, लाइक एस्थमा, एटोपिक डर्माटाइटिस, प्री एलर्जी डर्माटाइटिस। ये डिफरेंट कह लें एलर्जिक कंडीशन हैं। तो इनमें आईजीई का एक रोल है। वो रोल कैसे है, वो इस तरह के, जैसे मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडीज जो होती हैं वो एफसी रिसेप्टर के ज़रिए मुख्तलिफ सेल के साथ बाइंड कर सकती हैं। तो आईजीई जो एंटीबॉडी है वो एफसी एप्सिलॉन रिसेप्टर के ज़रिए इट कैन बाइंड टू दी सरफेस ऑफ मास्ट सेल एंड बेजोफिल्स। ठीक है, ये जो सेल हैं बेजोफिल और मास्ट सेल, इनके सरफेस पे आईजीई वाया एफसी एप्सिलॉन रिसेप्टर इट कैन बाइंड। और ये जब बाइंडिंग होती है तो उससे के नतीजे में होता है क्या है कि ये जो मास्ट सेल हैं और बेजोफिल हैं इनकी डी ग्रैन्युलेशन होती है, यानी कि ये सेल जो है वो रप्चर होते हैं या रिलीज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रैन्यूल्स। और उन ग्रैन्यूल्स के अंदर डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस होते हैं, वैल्यू एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। तो इन्फ्लेमेशन में आपको मैं बता के आया था कि फिर रेडनेस होती है, वहाँ पर ब्लड आता है, प्रोटीन्स रिलीज होती हैं, स्वेलिंग हो जाती है। तो एलर्जिक रिएक्शन भी यही कुछ ही होता है। तो बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन है क्या, बेसिकली ऑटोइम्यून डिजीजेज ही हैं। तो उनमें आईजीई का एक रोल है। तो वो डिटेल में एलर्जिक डिजीज में पढ़ा जा सकता है, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि कौन सी एंटीबॉडी है जो कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में इन्वॉल्व होती है। तो उसकी आप ये कि कैट में एग्जांपल भी दी गई है कि एस्थमा इज ए इम्यून मीडिएटेड डिजीज विच इन्वॉल्व एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ आईजीई एंटीबॉडीज। और antibodies they are produced against some specific environmental antigens. Different people, animals, they might be
एलर्जिक टू सर्टन एंटीजन, तो उनके रिस्पांस में IgE अगर एंटीबॉडी बनेगी तो फिर वो हाइपर सेंसिटिविटी होगी टाइप 1 की, यानी कि एलर्जिक रिएक्शन होगा। तो ये आपकी जो है मैंने 5 इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेज जो हैं वो आपको पढ़ाई, तो इसको आप गो थ्रू करें। और ये मैं लेक्चर को अपलोड भी कर दूंगा, यूट्यूब पे भी कर दूंगा, LMS पे भी कर दूंगा। तो इसको आप गो थ्रू करें और इसके जो कंपैरेटिव फीचर हैं उसको याद रखना है आपने। अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो मैंने सीधा सीधा नहीं पूछना आपसे, मैंने कंपैरिजन पूछना है, तो कंपैरिजन वैलिड होने चाहिए।